आप सबों को वेद प्रकाश भारतीय का सादर अभिनंदन है। आइए आज की कक्षा हम आरंभ करते हैं भारत के मानचित्र के एक सामान्य परिचय से। भारत के मानचित्र के एक सामान्य परिचय से पिछली कक्षा में मैंने आप सबों के साथ जो शेयर किया था, खास करके भारत के नामों से संदर्भित कुछ बातों को मैंने रखा था। आज मैं भारत के मानचित्र का एक सामान्य परिचय आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसे ध्यान से देखिए। आरंभिक चरण हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले देखिए कि आरंभिक चरण में हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या, ये देखिए हम लोग इसका निर्माण किए, ठीक है। यानी कि पृथ्वी को हमने इस तरह से लिया, ठीक है। इसके बीचों बीच अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से तात्पर्य मेरा ये है कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखाएं गुजरी हो उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखाएं गुजरती हो उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब मेरा तात्पर्य इसको दिखाने से यह है कि अगर हम इसको इस प्रकार से और लाइनें खींचती जाएं, यहां खींचते जाएं तो ये हमारे अक्षांश को प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है कि हमारे अक्षांश को प्रदर्शित करता है। तो भारत की स्थिति हमें देखना है, और हमने क्या देखा कि विश्व के मानचित्र पर हमने क्या देखा कि अगर हम विषुवत रेखा से अगर ये अक्षांश को प्रदर्शित कर रहा है, इस प्रकार की लाइनें अक्षांश रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, अक्षांश रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, अक्षांश रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। अगर ठीक हम इस प्रकार से इस लाइन को खींचते चले जाएं, इस प्रकार से इस लाइन को खींचते चले जाएं, तो हम क्या देखते हैं, ये हमारे देशांतर रेखा को प्रदर्शित करता है। ये हमारे देशांतर रेखा को प्रदर्शित करता है। मेरे कहने का तात्पर्य, इसके निर्माण का तात्पर्य मेरा इससे था कि हमारी स्थिति, भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र पर कहां स्थित है मेरा भारत। यानी भारत अगर हम यहां से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यहां से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उत्तरी अक्षांश कहलाता है। यानी कहलाने का मतलब क्या कि उत्तरी गोलार्ध। भारत विश्व के मानचित्र में कहां स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, भारत उत्तरी गोलार्ध, विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के से नहीं मतलब है, मतलब इससे है कि भारत की उत्तरी गोलार्ध में स्थिति क्या है। तो भारत उत्तरी अक्षांश कहिए या गोलार्ध कहिए, यानी उत्तरी अक्षांश में कैप केमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट, जो कन्याकुमारी स्थित है, कैप केमोरिन यानी 8 डिग्री 4 मिनट से आरंभ होकर के 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि इंद्राक्वाल इसका उत्तरतम बिंदु कहलाता है, जो कि इसका उत्तरतम बिंदु कहलाता है, वहां तक भारत का विस्तार है। यानी भारत के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अक्षांश में विस्तृत है। मैंने आपको देशांतर इसलिए बताया, मैंने देशांतर की चर्चा इसलिए की कि विश्व मानक समय का जहां से निर्धारण होता है तो हम लोग उसको ही लेकर के चलते हैं। भारत में कई स्थल हैं, भारत कई प्रांतों में बटा हुआ है, भारत कई नगरों में बटा हुआ है, लेकिन हम अगर भारत के स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत के मानक समय को देखते हैं तो विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय कहां स्थित है, इसे देखने के लिए हमें भारत के देशांतरीय विस्तार को देखना परम आवश्यक हो जाता है। देशांतरीय विस्तार इसलिए देखते हैं कि हमारे भूगोल वेत्ताओं ने अक्षांश और देशांतर के रूप में जो पृथ्वी का बंटवारा किया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जो पृथ्वी का बंटवारा किया, ये इसलिए जरूरी था कि विश्व के किसी भी देश की स्थिति कहां पर है और वहां का समय क्या है, इसके निर्धारण के लिए इसका बंटवारा करना न्यायोचित था। क्योंकि वर्तमान में हम किसी देश की स्थिति कहां है तो इसके हिसाब से हम तुरंत ज्ञात कर लेते हैं।
उसी हिसाब से भारत का विस्तार क्या है कि पूर्वी देशांतर में अगर हम यहां से आगे चलते हैं तो पूर्वी देशांतर और यहां से पीछे चलते हैं तो पश्चिमी देशांतर, जैसा कि मैंने आपको दिशा के संबंधित सूचकांक से दिखाया भी है। यानी हम इधर चलते हैं तो ईस्ट, इधर चलते हैं तो वेस्ट, ऊपर चलते हैं नॉर्थ, दक्षिण चलते हैं तो साउथ। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भारत की स्थिति जो है पूर्वी देशांतर में, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है। और कहां से कहां तक है तो गौर माता जो गुजरात में है 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 जो अरुणाचल प्रदेश के किविथु नामक जगह को छूती है। यानी गौर माता गुजरात 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 जो किविथु अरुणाचल प्रदेश को छूती है, वहां तक भारत का पूर्वीय देशांतरीय विस्तार है। लेकिन इसमें हम देखते क्या है कि जैसा कि मैंने आपको कहा, विभिन्न स्थानों के लिए, विभिन्न नगरों के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए स्टैंडर्ड टाइम अलग नहीं हो सकते। इसलिए भूगोलवेत्ताओं ने इस समय का भी एक निर्धारण किया। क्या क्या निर्धारण कि उन्होंने 82 डिग्री यानी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर समय निर्धारित किया। भारत का मानक यामोत्तर समय निर्धारण किया। और ये रेखाएं कहां से गुजरती है और वो स्थल क्या है तो वो स्थल है उत्तर प्रदेश का ये नैनी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर से पूर्व में स्थित ये जगह है नैनी, जहां ये स्थान निर्धारित है। वहां होकर के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यामोत्तरीय मानक स्टैंडर्ड लाइन भारत में गुजरती है। और वहीं के रेखा को, वहीं से हम लोग अपने मानक समय का निर्धारण करते हैं। क्योंकि अगर हम इसे देखें तो गौर माता से लेकर के किविथु तक की दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते तो भारत के समय में काफी भिन्नता हो जाती। अगर हम यहां से देखते हैं तो ये भारत के एक तरह से कहा जाए, यहां मानक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित होने से ऐसा माना जाता है कि लगभग यहां से भारत के सभी जगहों का मानक स्टैंडर्ड टाइम पूर्ण रूप में निर्धारण हो जाता है। इसलिए भारत के मानक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो एक है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के नैनी नामक जगह से। आप बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने तरीके से लिखा है। कहीं कहीं आप कुछ पुस्तकों में आपको मिर्जापुर भी मिल जाएंगे। मिर्जापुर से मेरा कहना यह है कि नए जितने भी ग्रंथ आए उनमें आप देखेंगे तो आपको मिर्जापुर मिले। लेकिन हकीकत यही कि ये मिर्जापुर नहीं, वास्तविकता यही कि ये नैनी नामक स्थान है। हो सकता है कि मिर्जापुर जनपद में नैनी स्थित हो, इसलिए मिर्जापुर भी दिखाया जा सकता हो। लेकिन पूर्व के भूगोलवेत्ताओं ने नैनी को ही स्टैंडर्ड मापक टाइम का जगह निर्धारित करके माना। हम लोग यहां तक तो आ गए। खास करके समय का निर्धारण तो जैसे कि 8 डिग्री 4 कैप कैमोरिन कन्याकुमारी स्थित है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है। भारत के स्थलीय खंड का दक्षिणतम बिंदु भी है कैप कैमोरिन कन्याकुमारी, जो दक्षिणतम है। और उत्तर में इंद्राकौल जो लद्दाख में पड़ता है और 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। तो भारत का जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, जो कैप कैमोरिन से लेकर के इंद्राकौल लद्दाख तक में स्थित है। ठीक है, इसके इधर हम लोग पुनः फिर देखते हैं क्या, और पूर्वी देशांतरीय विस्तार भारत का क्या है तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के किविथु अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर पर भारत स्थित है। इस प्रकार हम एक तरह से जैसे सर्वे करना कहा जाता है, तो भारत का एक तरह से एक सर्वे हो गया। यानी भारत उत्तरी अक्षांश में कितना फैला हुआ है, भारत पूर्वी देशांतर में कितना फैला हुआ है। ये तो निश्चित है कि भारत क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इससे संदर्भित एक बातें मैं आपको और बतला दूं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये 23.5 डिग्री है और ये 66.5 डिग्री है। 66.5 डिग्री इसको हम कहते हैं,
तो इस तरह से अगर हम देखते हैं 23.5 डिग्री, ये जो आप एक लाइन देख रहे हैं भारत के बीचों बीच ये रेखाएं गुजरी है, यानी भारत के बीचों बीच ये रेखाएं गुजरी हुई है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरी है। भारत के यानी कहने का तात्पर्य इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक इसके विपरीत 23.5 डिग्री पे अगर आप आ जाइएगा दक्षिणी गोलार्ध में तो इसे हम मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री पे आ जाइएगा तो आर्कटिक रेखा कहते हैं। इसे 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री जब हम दक्षिण में जाते हैं, 66.5 दक्षिण में जाते हैं तो यही रेखाएं अंटार्कटिक रेखाएं हो जाती है। लेकिन हमें वो नहीं देखना है, हमें जो देखना है उसके बारे में हम आपके सामने रख रहे हैं अपनी बातों को। और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव का इलाका कहलाता है। तो ये कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच गुजरती है इसे आप देख रहे हैं, और खास करके ये कहा जाता है कि ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर। चलिए ये भी हम देख लिए, लेकिन मुख्य बात है क्या कि भारत की स्थलीय सीमा जो है वो किन किन हमारे पड़ोसी देशों से होकर गुजरती है, यानी मिलकर के गुजरती है। यानी कहने का तात्पर्य भारत का जो स्थलीय विस्तार है तो विश्व के किन किन देशों से सट के गुजरा हुआ है, यानी उनके बाउंड्री से होकर के निकला हुआ है। तो हम आरंभिक चरण में क्या देखते हैं कि भारत की जो ये रेखाएं हैं, ये रेखा जो आप देख रहे हैं भारत के मानचित्र का, इस रेखा को गौर से देखिए और देखने के बाद आपको ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो जाएगा कि ये रेखाएं भारत की स्थलीय सीमा का निर्धारण करती हैं। ये रेखाएं भारत के स्थलीय सीमाओं का निर्धारण करती है जो कि विश्व के अनेक देशों के साथ जुड़ी हुई है। आप पूछेंगे कि भारत का स्थलीय विस्तार जो है भारत कहां स्थित है, विश्व में भारत कहां स्थित है? तो भारत विश्व में दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। भारत विश्व में दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। ना तो भारत पूर्वी एशिया में स्थित है, ना तो भारत पश्चिम एशिया में स्थित है। भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग में बीच में स्थित है। और इसके चरणों को कौन सी सागर पखारती है? ये केप कैमोरिन। ये केप कैमोरिन मैंने आपको कहा था, ये केप कैमोरिन जिसे कि आप दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं, यहां 3 सागरें आकर के यहां मिलती हुई है। यहां पश्चिम की ओर से अरब सागर आती है, पश्चिम की ओर से अरब सागर आती है, और ये दक्षिण हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और ये पूरब में बंगाल की खाड़ी भी है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि भारत जो है वो क्या है, इसका मानचित्र जो है, जिस मानचित्र को मैंने दिखाया, इस मानचित्र को अगर हम देखते हैं तो मुझे समझ निकल के क्या आता है कि भारत की ये सीमाएं जो है किन किन राष्ट्रों से मिली हुई है। सर्वप्रथम भारत की सीमाएं पाकिस्तान से, पश्चिम की ओर से पाकिस्तान से मिली हुई है, पाकिस्तान से मिली हुई है। तो पाकिस्तान से भारत की सीमाएं कितने किलोमीटर से संलग्न है? तो भारत की सीमाएं पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर से संलग्न है। उसके बाद अफगानिस्तान आता है, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है। तो अफगानिस्तान के भारत की सीमाएं 106 किलोमीटर से जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद चीन आता है, तो हम क्या देखते हैं, चीन आता है। ये भारत की सीमाएं इसके साथ 3488 किलोमीटर से जुड़ी हुई है। चीन के बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, चीन के बाद हम लोग देखते हैं कि नेपाल है। नेपाल की सीमाएं भारत से कितनी सटी हुई है, 1751 किलोमीटर सटी हुई है। इसके बाद भूटान आता है, भूटान के साथ हमारी सीमाएं 699 किलोमीटर से जुड़ी हुई है। इसके बाद म्यांमार आता है जो 1643 किलोमीटर से जुड़ी हुई है। और इसके बाद जो आता है वो 7वें नंबर पे बांग्लादेश आता है, जो बांग्लादेश आता है वो 4097 किलोमीटर से बांग्लादेश आता है, जो 4097 किलोमीटर से इसकी सीमाएं जुड़ी हुई है। अगर आप देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सीमाएं भारत के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर राज्य में लद्दाख की सीमाओं से मिलती है।
भारत के लद्दाख जो अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश उन्हें घोषित कर दिया गया है, तो अफगानिस्तान की सीमाएं जो भारत से मिलती है वो भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। तो इस प्रकार हम क्या देखा कि पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाएं 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 499 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। अगर इन सारी दूरी को आप जोड़ देते हैं, अगर इन सारी दूरी को आप जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद आपको क्या निकल करके आता है, अगर इन सारी दूरियों को हम जोड़ दें तो फिर निकल करके क्या आ जाता है कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,107 किलोमीटर हो जाती है। कहीं कहीं से 200 किलोमीटर भी दिखाया गया है, कहीं कहीं से 106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर भी दिखाया गया है, लेकिन ये हमारी क्या है, स्थलीय सीमा है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि भारत किन किन स्थलीय सीमाओं के माध्यम से किन किन देशों से जुड़े हुए हैं। तो भारत 7 देशों से स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। उनमें आरंभिक चरण में हम किसको देखते हैं, तो पाकिस्तान को देखते हैं। पश्चिम से किसको देखते हैं, ऐसे करके अगर हम देखें तो पश्चिम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखते हैं। उत्तर में किन से जुड़ते हैं, तो चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ते हैं। पूरब में किन से जुड़ते हैं, म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ते हैं। और दक्षिण में जो मेरा जलीय सीमा बनाता है राष्ट्र, वो श्रीलंका और मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव है, श्रीलंका और मालदीव से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार स्थलीय सीमा को अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो भारत की स्थलीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, उस बाउंड्री का नाम एक दिया हुआ है, उससे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। जो पाकिस्तान के साथ भारत बनाती है, पाकिस्तान के साथ भारत बनाती है, वो कौन सी सीमा बनाती है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन से भारत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से भारत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। भारत अफगानिस्तान से किस सीमा से जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान से तो डूरंड रेखा के, अफगानिस्तान से डूरंड रेखा। और भारत चीन के साथ किस रेखा से जुड़ा हुआ है, तो मैकमोहन रेखा। किसके साथ, तो चीन के साथ। भारत चीन के साथ मैकमोहन रेखा से जुड़ा हुआ है। भारत भूटान के साथ अपना इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत बांग्लादेश के साथ कौन सी सीमा से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे भारत बांग्लादेश की सीमा से शून्य रेखा द्वारा जुड़ा हुआ है। भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री शून्य रेखा से जुड़ा हुआ है। शून्य रेखा के माध्यम से भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री जुड़ी हुई है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान से रेड क्लिफ लाइन के द्वारा जुड़ी हुई है, भारत अफगानिस्तान से डूरंड रेखा के माध्यम से जुड़ी हुई है, भारत चीन से मैकमोहन रेखा के माध्यम से जुड़ी हुई है, भारत बांग्लादेश से शून्य रेखा के माध्यम से जुड़ी हुई है। ये तो हो गया कि मेरे 7 पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत के कौन कौन से राज्य हैं, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो विश्व के अन्य देशों से जुड़े हुए हैं, भारत के बाउंड्री पर स्थित हैं। तो इस प्रकार हम ये भी देखते हैं कि भारत की बाउंड्री पर स्थित जो भारत के राज्य हैं वो 18 राज्य हो जाते हैं। एक्चुअली पहले 17 हुआ करता था, एक्चुअली ये राज्यों की संख्या पहले 17 हुआ करती थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 जब जम्मू कश्मीर का खंडन कर 2 हिस्सों में उसे बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए जाने के बाद इन सीमाओं की संख्या बढ़ गई और 17 से 18 हो गई। यानी भारत के 18 राज्य विदेशों की सीमाओं से जुड़े हुए। जैसे कि हम लोग गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, सिक्किम, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय,
इस प्रकार से हम 18 राज्य जो है भारत के, वो क्या है, विश्व के बाउंड्री से जुड़े हुए हैं। और जो अब बात निकल करके आती है, ये कर्क रेखाएं भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, ये कर्क रेखाएं। अब तो हमने बाहरी बाउंड्री को देख लिया, बाहरी बाउंड्री को आपने भी देख लिया कि विश्व के किन किन देशों से कितने किलोमीटर की सीमाओं के साथ भारत की विश्व रेखा से जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा हम चिंतन करते हैं कि आंतरिक बातों पर। ये भारत के मैप को हमने बनाया है, इसको आप देख सकते हैं, भारत के सारे राज्य इसमें स्थित हैं। वर्तमान में भारत के राज्य कितने हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की आबादी कितनी है, इन सारी बातों पर अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं क्या है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। इस भारत का संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल द्वीपों सहित, ऐसा नहीं कि द्वीप को छोड़ करके, द्वीपों सहित भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का। और भारत की जनसंख्या जो अभी तो नई जनसंख्या हुई नहीं है, जनगणना हुई नहीं है, तो अभी भी हम मान के चलते हैं 2011 के हुई, तो 2011 के अनुसार क्या देखते हैं कि 121,05,69,513 जो भारत की वर्तमान में जनसंख्या है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको ये दूरियां बताई थी, स्थलीय सीमाओं की दूरियां बताई थी। इस हिसाब से 15,107 कही है, 15,106 कही है, 15,200 कही है, कहीं कहीं भिन्नता दिखाई देती है। और उसके बाद का जो द्वीप, ये जो यहां से जो सागर का क्षेत्र आता है, इन सागरीय तटों की लंबाई यानी द्वीपों सहित कितनी है, तो ये है 7516.6 किलोमीटर का, 7516.6 किलोमीटर का ये द्वीपों सहित है। अगर सिर्फ आप इसको प्रायद्वीपीय भारत स्थल खंडों को ही ज्ञात कर लेते हैं तो ये दूरी सिर्फ 5422 किलोमीटर का है, 5422.6 किलोमीटर का है। और ये जो है उसके बाद जो शेष है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, ये और लक्षद्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों की लंबाई है। तो कुल मिलाकर के हम क्या देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत, जो कि प्रायद्वीपीय खंडों से, समुद्रों से घिरा हुआ है जो क्षेत्र, यानी 7516.6 किलोमीटर, इंक्लूडेड बाय अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन दोनों को जोड़ते हुए और इन प्रायद्वीप खंडों को जोड़ते हुए कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर की बनती है। वैसे 5422.6 किलोमीटर की सिर्फ इसकी दूरियां बनती है। हम लोगों ने इसको भी देख लिया। फिर इसके बाद अगली चरण में हम लोग क्या देखते हैं, इसके अगली चरण में हम लोग देखते क्या है कि भारत पूरब से पश्चिम कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। तो भारत पूरब से पश्चिम यानी क्या कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और गौरमाता गुजरात, इसके दूरी, इसकी दूरी क्या है, तो 2933 किलोमीटर इसकी दूरी है, 2933 किलोमीटर। भारत पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर, ये भारत के पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर। यानी भारत की जो स्थिति है वो पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर का विस्तार है और उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार जो है 3214 किलोमीटर का भारत का विस्तार है। इस प्रकार हम क्या देखें कि भारत की जो वर्तमान एक मानचित्रीय प्रणाली को देखते हुए जो सामान्य देख रहे हैं भारत को, उसमें हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आरंभ में आप देखेंगे क्या कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, गुजरात नंबर 1, गुजरात। दूसरा नंबर में हम देखते हैं क्या, राजस्थान। तीसरे नंबर में हम देखते हैं क्या, मध्य प्रदेश। चौथे नंबर में हम क्या देखते हैं कि छत्तीसगढ़।
5वें नंबर में हम क्या देखते हैं? 5वें नंबर में हम झारखंड, 6ठे नंबर में हम देखते हैं बंगाल, और 7वें नंबर में देखते हैं त्रिपुरा, और 8वें नंबर में हम देखते हैं क्या? मिजोरम। यानी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 8 राज्य है, भारत कर्क रेखा जो गुजरती है ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनमें कि हम आरंभिक चरण में देखते हैं गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा बंगाल और सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ठीक इसी प्रकार अगर पश्चिम से हम देखें तो पश्चिम से विस्तार इसका पूर्व की ओर करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं तो पश्चिम में सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम आ जाते हैं। और अगर इसका हम देखते हैं कि पूर्व से विस्तार करेंगे तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ये आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा जो सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करता है, भारत का मानक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करता है, वो किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है तो हम देखते क्या है वो किन किन राज्यों से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी क्या ये 5 राज्यों से मानक स्टैंडर्ड पूर्वी देशांतर रेखाएं जो गुजरती है ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार ये जो हम देखते हैं सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। तो हम अब देखते क्या है कि ये भारत का जो एक सामान्य मानचित्रीय जो है मानचित्र को हम लोगों ने देखा, और इन मानचित्र में जो आप देख रहे हैं ये है लक्षद्वीप और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो है आप देख रहे हैं ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है और श्रीलंका का विस्तार क्या है? इधर से मंदार की खाड़ी है और ये पाक जल स्ट्रेट है, पाक जल संधि। तो हम क्या देखते हैं कि भारत श्रीलंका से पाक जल संधि या मंदार की खाड़ी के माध्यम से जो ये छोटी सी सकरी रास्ता है समुद्र में जिसके माध्यम से कि ये जुड़ा हुआ है, और ये मालदीव है जो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, सटे हुए मालदीव है। तो इस तरह से हमारा जो स्थलीय विस्तार है विश्व के अन्य देशों के साथ, तो 7 देशों की सीमा हम विश्व के साथ बनाते हैं, स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं 7 देशों से, और हम जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं 2 देशों से, जिसमें कि श्रीलंका और ये मालदीव आ जाता है, मालदीव आ जाता है, मालदीव। और भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब कहिएगा सर 8 केंद्र शासित प्रदेश क्यों हैं? क्योंकि 3 दिसंबर 2019 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक क्या कर दिया गया? एक जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसके कारण राज्यों की संख्या 29 से 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो 7 हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन जाने से उनकी संख्याएं बढ़ के 8 हो गई। तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इस प्रकार हम लोग ये भारत के मानचित्र का अध्ययन किए और जहां भी आपको आगे फिर हम अगली कक्षा में आप सबों के सामने प्रस्तुत होंगे अगला वीडियो लेकर के, और ये कक्षा स्नेह से चलता ही रहेगा। ये मेरा आरंभिक चरण है। धन्यवाद।